बेहया के फूल। हम गलीच में पैदा हुए, गलीच में ही बढ़े और खिले भी, यानी सबसे पुराने और सड़ चुके पानी को पिया हमने, उसी में जिया हमने। हमारे आसपास इतनी दुर्गंध थी कि हम फूल होते हुए भी महक न सके, मगर खिलते रहे। जाने किन कोशिकाओं से बना था मन, जाने कितना जीवट था हमारे पुरखों का रक्त, कि हमें बार बार तोड़ा गया, उखाड़ा गया, मरोड़ा गया और बार बार फेंक दिया गया इस गलीज से उस गलीज। मगर ये हम थे कि हर बार उग आए, हर बार खिल आए। हम फूल होते हुए भी महक नहीं सके तो क्या, हम में एक जिद थी दृश्य को सुंदर बनाने की। और हमारे हर बार खिल आने का यही एक रहस्य था। हम किसी जूड़े में नहीं टाँके गए, हम किसी हार में नहीं गूंथे गए, हम किसी वेदी पे नहीं रखे गए, यहाँ तक कि हम फूलों में गिने भी नहीं गए, जबकि हम हमेशा से यहीं के थे, यहीं इसी ग्रह, इसी धरती के। बहुत सुंदर। मैं ये कोशिश करूंगा कि हम लोग जो बातचीत करें या उसको हम लोग बहुत एकेडमिक परस्यूट में नहीं ले जाते हैं। हम लोग उसको एक आम आदमी की ज़बान में जो जिस तरह वो समझ रहा होता है आपको, दूसरे लोगों की कविताओं को, हम लोग कोशिश करेंगे कि उन्हीं मुद्दों को जो आम पाठक की जिज्ञासा हो सकती है, तो वो जिज्ञासाएं मेरे हवाले से आप तक आने वाली हैं और हम लोगों को अच्छा लगेगा कि उन जिज्ञासाओं का समाधान आप खुद कर रहे होंगे हमारे साथ बैठे हुए। तो बहुत औपचारिकता के बगैर बातचीत बहुत आगे ले जाएं हम लोग, उसके पहले, सबसे पहले जब हम किसी को जानते हैं या किसी के काम से मुतासिर होते हैं, तो हम ये जरूर जानना चाहते हैं दरअसल कि आखिर क्यों, कविता ही क्यों। विहार वैभव ने अपने अभिव्यक्ति के लिए कविता ही को क्यों चुना होगा, मतलब तो जो आपके रुझान की शुरुआत है वो कब हुई होगी और किस तरह, मतलब वो जो इग्नाइटिंग पॉइंट था जिसने आपको ये कन्विंस किया कि दरअसल आप अपनी बात सबसे अच्छे तरीके से कविता ही में कह सकते हैं, वो इग्नाइटिंग पॉइंट क्या होगा? तो थोड़ा सा वो याद कर दीजिए हमारे लिए। धन्यवाद। मैं याद करता हूँ तो मेरे दादाजी वो लोक भाषा में लिखने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। कम से कम जौनपुर में काफ़ी जाना माना नाम है। अभी हम लोग जब छोटे थे बचपन में, हमारे घर पे जो गेस्ट आते थे, हमारा काम था, हम कह रहा हूँ तो मैं अपने जुड़वा भाई पराग को याद कर रहा हूँ। तो हमारा काम था, जो लिटरेरी फ्रेंड थे उनके, साहित्यिक दोस्त थे, उनको पानी पिलाना, उनकी देख रेख करना, उनको पकौड़ियाँ खिलाना, ये हमारा काम था। तो शुरुआत से हम पकौड़ियाँ रखकर, पानी रखकर, खड़े होकर उनको सुनते थे। और दादाजी की जो छवि थी हमारी सोसाइटी में, बहुत अच्छी छवि थी, है अभी। वो अध्यापक थे इंटर कॉलेज में। तो बचपन से मुझे ये लगता रहा कि एक अच्छा मनुष्य होने के लिए कविता करना जरूरी है। ये छवि, दादाजी की छवि हमारे लेखन में आई। और कब से लिखना शुरू किया, मोटा मोटी एक मेरे पास डायरी अभी भी बची हुई है, वो 6ठी क्लास की डायरी है, जिसमें मैंने कुछ लिख रखा है। लेकिन मैं उसे लेखन की शुरुआत नहीं करता उसको। हाई स्कूल के आसपास शुरुआत हुई लिखने की, लगातार लिखने। और कविता ही क्यों का जो मामला है वो इस तरह से है कि हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए कोई न कोई साधन खोजता है, तलाशता है, कोशिश करता है कि उसको जान लिया जाए। जान लेने का जो सुख है वो किसी और सुख से बढ़कर है। कोई आपको जान ले, दरअसल प्रेम भी यही करता है। प्रेम में हम खुशी इसलिए होते हैं कि हमें लगता है कि हम जान लिए गए, हमें किसी ने समझ लिया, जान लिया। तो कविता हमें हमारे जान लेने के लिए माध्यम थी।
हम चीज़ों को समझ लेना चाहते थे, जान लेना चाहते थे। ये ठीक है, हम और कुछ भी कर सकते थे, हम नाटक कर सकते थे, हम कहानी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि एक संस्कार तो था पहले से, दूसरी भाषा के साथ जो हमारा रिश्ता था बहुत ही दीवानगी किस्म का था। मुझे बहुत आश्चर्य में डालती थी ये बातें कि जो जिन बातों को कहने के लिए एक व्यक्ति 2 घंटे लगा सकता है, गजल का एक मिसरा कह सकता है। मैं गजल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो शुरुआती है हमारा बनने का क्रम है, वो गजल और गीतों से बना। हम लोग भी ट्राई किए, अभी धर्मेंद्र जी पूछ रहे थे वसीम साहब, तो वो दौर था हाई स्कूल के आसपास जब हम लोग मंच पे जाना शुरू कर दिए थे। मतलब जो मंची कविता थी, हम गीत लिखते थे, गलेबाजी करते थे, मतलब गला थोड़ा सा खखार कर कोशिश करते थे कि हम भी कुछ गा लेंगे, और कुमार विश्वास उस समय बन रहे थे। लगता है कि कुमार विश्वास से अच्छी तब भी लिखता था। तो उससे उसको छुड़ाने में जिन कवियों का हाथ है, मतलब मंच से हम अलग हुए, उसमें मैं ब्रेख्त का नाम ले सकता हूँ, गालिब का नाम ले सकता हूँ, हिंदुस्तानी कवियों में पाश का नाम ले सकता हूँ। हिंदी कवियों से मेरी नज़दीकी थोड़ी बाद में हुई, हालांकि मुक्तिबोध को हम पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हमें यह अभ्यास होने लगा कि लोग अपने व्यक्तित्व को प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, बचाने के लिए जिन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए वो माध्यम कविता है। मैं और साफ कहूँ तो कविता अगर नहीं करता तो हो सकता है मैं डिप्रेशन में चला गया होता, हो सकता है मैं चुप गया होता, कुछ नहीं कर पाया होता, मर सकता था। क्योंकि कविता हमारे जीवन में ऐसे मसाइल आते हैं कि हम अपने आप को निकाल देते हैं, डीएसोसिएट करते हैं खुद की पर्सनालिटी से। वो निकालना बहुत जरूरी था। हर कोई अपने अलग अलग ढंग से, जो कुछ नहीं कर पाता वो शराब पी सकता है। डीएसोसिएशन के लिए, अपनी ही पर्सनालिटी से भागने के लिए हम में से हर कोई कुछ ना कुछ करता है, वो उसको समझ पाए या ना समझ पाए। तो हमने अपने को बचाने के लिए पहली मर्तबा, दूसरी बार जब हम लोग विकसित होने लगे, थोड़ा थोड़ा कविता की समझ बनती गई ठीक ठाक, तब हमें समझ में आया कि ये सिर्फ बचाने का मसला नहीं है, ये बचने का मसला नहीं है, ये रचने का भी मसला है। कविता की जो विधा है वो बहुत बड़ी विधा। अभी भी हिंदी में अगर लिखना कोई चाहता है तो बहुत सारे कहानीकार इस बात से बहुत नाराज रहते हैं कि कहानी तो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी लिखी, लेकिन कवियों को ज़्यादा फेम मिल गया। तो उसकी वजह है कविता आपके उन मूल्यों से सीधा संपर्क करती है जो अभी तक हमारी सोसाइटी ने बहुत मेहनत से एक लंबी प्रक्रिया से अर्जित किया, जैसे न्याय, समानता, प्रेम, सद्भाव, करुणा, सहयोग। ये ऐसे मूल्य हैं जो मूलतः कविता के मूल्य हैं। एक कविता, हालांकि हुए हर भाषा में कवि होते हैं जो अपनी कविता से ही वो पाकिस्तान को नष्ट कर देते हैं, और किस किस चीज़, मतलब वो हिंसा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कविताओं। लेकिन मूलतः कविता जो करती है मानवीय मूल्यों को और विकसित करने और उसकी जमीन को और फैलाने का काम। क्योंकि कविता का जो फॉर्म है, कविता पूरी कविता में नहीं होती। मैं बहुत ही ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ, वो पूरी कविता में नहीं होती। कविता एक जगह घटित होती है। मैं उदाहरण के लिए त्रिलोचन की कविता याद करता हूँ, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। अब देखें कि वो शुरू से अंत तक वो कविता सिर्फ विवरण है, सिर्फ वो कवि बता रहा है कि चंपा कौन है और वो कैसे उनका पेन लेकर भाग जाती है, कभी वो गाले की बेटी है चंपा। शुरू से आखिरी तक आपको लगेगा ये क्या कथा कह रहे हैं। आखिरी में जब वो कहते हैं, जब चंपा कहती है कि हाय राम तुम इतने झूठे हो, पढ़ लिख कर भी इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूं, जो ब्याह हो गया तो बालम संग साथ रहूं, यहां तक कविता नहीं। अंत में जब कहते हैं कलकत्ते पर बजर गिरे, कहती है चंपा, कहती है कि मैं अपने पति को, अपने बालम को साथ नहीं रखूंगी, कहीं जाने नहीं दूंगी। जब वो एक लड़की जो है बहुत ही मासूम सी है, अभी बन रही है, उसकी टीनेज है, वो कह रही है कि कलकत्ते पर बजर गिरे। किसी के साथ रहने की जो तमन्ना है, जो उसका प्रेशर है, दबाव है, किसी के साथ रह लेने की, किसी के साथ को पा लेने की जो इच्छा है,
वो इतनी प्रबल है कि एक पूरे समूचे शहर पे बजर गिरा देना चाहती है। अब जाके सारी दुनिया में, हाँ जाके सारी वो दुनिया हाँ वो हर उस चीज को नष्ट कर देना चाहती है जो उसे छीन ले हाँ, या जो अलग उसे कर छीन ले। कविता वो यहीं पे होती है, कम से कम आधुनिक कविता जो है वो कहीं एक जगह, दो जगह, तीन जगह, लेकिन पूरी कविता में नहीं। तो ब्रेख्त ने एक बार ये कहा, हम लोग आमतौर पर जब लिटरेचर पर बात कर रहे होते हैं, थिएटर पर बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि जो समाज में हो रहा है दरअसल उसी का अक्स है, उसी का रिफ्लेक्शन है। ब्रेख्त इससे बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि वो समाज की सच्चाई का आईना नहीं है कलाएं, दरअसल वो हथौड़ा है जो इसे गढ़ती हैं। केवल इतनी सी बात नहीं है आप उसे कह के मुक्त हो गए कि हमने जो कहा वो तो साहब समाज का रिफ्लेक्शन है और ऐसा ही होता है। अभी मैं एक प्रोग्राम में था, कोई साहब सिनेमा से आए थे, वो कह रहे थे कि सिनेमा में गालियां इसलिए होती हैं क्योंकि मतलब समाज में गालियां हैं, जो आधा गांव के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और वो बड़ा सुंदर सा मतलब शील्ड है। पर वो कहते हैं कि नहीं, मतलब वो ये मानते हैं कि वो जो आप अक्स कह के अपने को निजात दिला देते हो वो नहीं है, वो दरअसल हैमर है, which is to shape the society or reality of the society। तो अगर इस बात को माने तो कविता या बृहत्तर रूप में साहित्य आज के दौर में हमारे समाज को किस तरह गढ़ रहा है, मतलब आप कैसे देखते हैं उसे? कम से कम हिंदी कविता के बारे में, आज की हिंदी कविता के बारे में, जब हिंदी कविता कह रहा हूँ तो मैं उस कविता के प्रेम को नहीं कह रहा हूँ जो मंच पे सकती है। मैं जिसे वो कह आबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ, वो प्रतिबद्ध कवि जो अपने आप को कहते रहे हैं, एकेडमिया में भी शामिल हैं, वो दूर हुए हैं। इसकी वजह ये है कि जो मिडिल क्लास है वह हमेशा से साहित्य में ज़्यादा सक्रिय रहा है, और मिडिल क्लास, अभी का मिडिल क्लास अपेक्षाकृत पिछले समयों के अधिक दूरी बनाया है अपनी लोअर क्लास से। तो अभी की हिंदी कविता एक दूरी बना रखी है। जो हैं भी, जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इतने सेंसर लगे हुए हैं, इतनी तरह की शक्तियां काम कर रही हैं कि उन्हें लिखने में परेशानी आ रही है। इसके बावजूद बहुत सारे कवि हैं जो लिख रहे हैं, कह रहे हैं अपने समय को, जो आप बोल रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कविता है जो आईना है, ऐसे मुहावरे से मैं बचता हूँ तो आईना है, या फिर कविता हथौड़ा है। ये दोहरा होता है, दोनों तरफ से। एक तो समाज भी साहित्य की पूरी रूपरेखा को बना रहा होता है, दूसरे जो रच रहा है, इसीलिए तो उसे रचना कहा हमने, क्योंकि रच रहा है। मतलब जो हथौड़ा है, हथौड़ा का जब कभी इस्तेमाल करेगा तो हो सकता है दूसरे फॉर्म में करे। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, तो जब कब कह रहा है एक हथौड़ा वाला, ऐसा नहीं कि वो हथौड़े से काम करने वाला, एक मेहनत करने वाला। एक मजदूर घर में जब बच्चा पैदा होता है तो एक मेहनत करने वाला और पैदा हो गया, ऐसा हो जाता है, नया हाथ आ जाता है। तो कविता लिखना दोनों तरफ से काम करता है। इसको समाज प्रभावित करता है और ये समाज को प्रभावित। कविता ही क्या, आर्ट के ज्यादातर फॉर्म जो है वो दोनों तरफ से चलते हैं, दोहरा संबंध है उसका। और अभी की जो हिंदी कविता है उसमें बहुत कम लोग हैं जो उन खतरों को उठा रहे हैं। दरअसल समय ऐसा हो गया है कि अच्छा मनुष्य होना बेवकूफ मनुष्य होने के मूल्य में बदल गया। समय में बहुत पीछे जाएं तो बुद्ध से हमने बुद्धू बना दिया। इससे बुद्ध होना, जागा हुआ होना, बेवकूफ होना मान लिया गया। वह समय फिर से जाग रहा है जब सचेत होना, बुरे की खिलाफत करना, विवेकशील होना एक नकारात्मक मूल्य में बदल गया। मतलब आप अगर व्यवहारिक नहीं, अब व्यवहारिक मैं उसे जिसे कहते हैं मीडियोकर कहना चाहता हूँ, दलाल किस्म का। व्यवहारिक मतलब दलाल किस्म का, मीडियोकर। अगर आप व्यवहारिक नहीं है तो आप बेवकूफ। और इस मूल्य को लगातार हमारी बहुत सारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, पॉलिटिकल संस्थाएं मिलकर इस पर काम कर रही हैं कि आप व्यवहारिक होइए। पिकासो ने, अभी मैं दिखा रहा था, पिकासो ने एक बार कहा कि कंप्यूटर खराब चीज़ है, वह सिर्फ आपको उत्तर देता है। तो यानी सिर्फ उत्तर देना एक खराब बात है, सवाल करना अच्छी बात है। तो सवाल करने का स्पेस बचा नहीं।
अब वो चीज़ हमारी कविता में भी आ रही है। सवाल नहीं करना है, आप मुलायम मुलायम कविताएं लिखिए। अब मैं नाम लेने से बचता हूँ, फिर भी आ जाता है और इसलिए मैं कुख्यात हो जाता हूँ बार बार। तो बहुत सारे हिंदी कवि हैं जो बहुत स्टार पोएट हैं, और आप उनकी पूरी लेखनी में उठा लीजिए, आपको पता नहीं चलेगा कि जन शत्रु कौन है। भाई कोई भी कला है, उसमें तो सिनेमा भी देखते हैं, उसमें एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। हर कला के फॉर्मिंग में होता ही है। आखिर कविता से कैसे गायब हो गया? विलेन गायब हो गया, हीरो बचा हुआ है, और पता नहीं क्यों हीरो है, लेकिन वो हीरो है। ये हमारी कविता के साथ किया जा रहा है। ये जो संवाद वाली बात कह रहे हैं कि उसका दूरी बढ़ी है। अभी जबलपुर में जो प्रलेस का सम्मेलन हुआ, उसमें इप्टा के अध्यक्ष प्रसन्ना ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमको लेखकों को लिखना बंद कर देना चाहिए, नाटककारों को नाटक करना बंद कर देना चाहिए, और ऐसा इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि उनका जनता से कोई संवाद बचा नहीं है। तो संवादहीनता की स्थिति में आप जो रच रहे हैं, दरअसल उसका कोई मूल्य भी नहीं है। दरअसल साहित्य के तौर पर, नाटक के तौर पर, या कला के किसी फॉर्म के तौर पर। मैं इसको दूसरी तरह से समझना चाहता हूं कि ये जो संवादहीनता की स्थिति है वो कैसे आई होगी। दरअसल ये जो चीज आई, जिसे मैं समझ पा रहा हूँ, ये आया 20वीं सदी के आखिरी दशक का जो पूरा दौर था एलपीजी का। उसमें वैश्वीकरण के नाम पर हम ग्लोबल हो जाने का एक नशा सा छाया, और बड़ी बड़ी संस्थाएं उसके लिए सक्रिय हो गई। उसी के प्रभाव में बाजार ने इतना फैला लिया अपने आप को कि वो हमारी चेतना में शामिल हो। अब बाजार के साथ चलने के लिए पूंजी चाहिए हमको, और पूंजी के लिए हमें करना पड़ेगा समझौता, अपने मूल्यों से समझौता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा हो, लेकिन कम से कम जो स्थितियां आती हैं उसमें पूंजी के लिए हमें समझौता करना चाहिए। तो रचनाकारों ने सबसे पहले अपने मूल्यों से समझौता किया। अभी एक मूवी आई थी अफवाह, सुधीर मिश्र की मूवी, उसमें उसके आखिरी दृश्य को देखेगा। आखिरी लिट फेस्ट चल रहा है, मैं उस पर नहीं जाती हूँ, लेकिन आप देखें कि बड़े से किले में, बहुत बड़ा किला है और सभी कलाकार वहाँ इकट्ठा हैं, सब कुछ चल रहा है। बाहर क्या हो रहा है, बाहर कौन सा दंगा चल रहा है, और बाहर कौन सी लड़की की समस्या में फंसी हुई है, मॉब लिंचिंग की समस्या में फंसी हुई है, इससे उन्हें कोई लेना नहीं। और अजीब बात तो ये कि दरवाजा पीटने पर वो खोलते ही नहीं, वो नहीं खोल रहे हैं, दरवाजा नहीं खोल रहे। प्रसन्ना जी कह रहे हैं, अशोक वाजपेयी जी अभी 1 महीने में 3 बार कह चुके हैं कि हमें कविताएं कुछ देर के लिए ब्रेक कर देनी चाहिए और अपने नागरिक कर्तव्य की तरफ मुड़ना चाहिए। 3 बार कह चुके हैं। तो नागरिक कर्तव्य क्या मतलब? हमें उन मूल्यों को फिर से शोधना चाहिए जिन मूल्यों से हिंदी कविता अपनी एक विशेष स्थिति, अपना एक विशेष सम्मान पाती है। वो है जन पक्षता, जन की तरफ हमें लौटना चाहिए। मुझे उनसे समस्या नहीं है, वो जो खुले दुश्मन है हमारे, वो तो खुले हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। हमें बचाना उन्हें है, हमें संघर्ष उनके लिए करना है जो अच्छे लोग हैं। ताला कभी चोरों के लिए थोड़ी न बना, चोरों का तो काम था ताला तोड़ना, वो तो उनका काम था। ताला बना ईमानदार लोगों के लिए कि कहीं खुला दरवाजा देखकर ईमानदार लोग भी चोर होने की नीयत न पाल बैठे। तो हम उन अच्छे लोगों को हम संबोधित हैं जो निकल चुके हैं, एक दायरे से बिल्कुल आ गए हैं, मतलब घृणा और हिंसा और द्वेष जिनको एकदम आच्छादित कर चुका है। मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ। मैं इसमें छोटी वाली आप बताएं सब। ये लीजिए ना यार, ईश्वर को किसान होना चाहिए। वाह, ईश्वर को किसान होना चाहिए। हाँ, हालांकि मैं सोच रहा था इसे संग्रह में रखूंगी ना, इसे अभी यहीं पर वो करा लेते हैं, वोट करा लेते हैं। अभी इसको सुनाइए और अभी पोल करा लेते हैं। मुझे लगता है कि 1 साल और संग्रह नहीं आएगा तो मेरे पास 5 कविताएं बचेंगी संग्रहालय में, सबको बाहर कर दूंगा। आप इसको पढ़िए ना जरा। ईश्वर को किसान होना चाहिए। ईश्वर सेना नायक की तरह आया,
न्यायाधीश की तरह आया, राजा की तरह आया, ज्ञानी की तरह आया, और भी कई तरह से आया ईश्वर। पर जब इस समय की फसल में किसान होने की चुनौतियां मामा घास और करेम की तरह ऐसे फैल गई हैं कि उनकी जिजीविषा को जकड़ रही हैं चहुओर, और उनका जीवित रह जाना एक बहादुर सफलता की तरह है। तो ऐसे में ईश्वर को किसान होकर आना चाहिए। मुझे लगता है ईश्वर किसान होने से डरता है। वह जेल में, महल में, युद्ध में जैसे बार बार लेता है अवतार, वैसे ही उसे अब की खेत में लेना चाहिए अवतार। ऐसे कि जैसे 4 हाथों वाले उस अवतारी की देह मिट्टी से सनी हो, इस तरह कि पसीने से चिपक कर उसके देह का हिस्सा हो गई हो। बमुश्किल से उसकी काली चमड़ियां ढक रही हूं उसकी पसलियां, और उस 4 हाथों वाले ईश्वर के एक हाथ में फरसा, दूसरे में हंसिया, तीसरे में मुट्ठी भर अनाज, और चौथे में महाजन का दिया पर्चा हो। मुझे यकीन है ईश्वर महाजन का दिया पर्चा किसी दिव्य ज्ञान के स्रोत की तरह नहीं पढ़ेगा। वह उसे पढ़कर उदास हो जाएगा, फिर वह महसूस करेगा कि इस देश में ईश्वर होना किसान होने से कई गुना आसान है। सृष्टि के किसी कोने में सचमुच ईश्वर कहीं है, और वह अपने अस्तित्व को लेकर सचेत भी है, तो फिर अब समय आ गया है कि उसे अनाज बोना चाहिए, काटना चाहिए, रोना चाहिए, ईश्वर को किसान की तरह होना चाहिए। और एक तो भारतीय समाज बहुत ही तमाशबीन है। जितना मैंने वो तमाशबीन, उसे तमाशा देखने में बहुत मजा आता है। वो अपना काम छोड़कर बुलडोजर देखने जाता है। भाई इसमें क्या मजा आता है? मुझे समझ नहीं है इसमें क्या मजा आ रहा है। 2 लोग लड़ रहे हैं, घर पे बहन है, पत्नी है, वो इंतजार कर रही है, वो सब्जी का इंतजार कर रही है, आप खड़े होकर दोनों लड़ना देख रहे हैं। दरअसल हमारे भीतर इतनी हिंसा है कि उन 2 लोगों को लड़ते हुए देखकर हम तुरंत एक पक्ष चुन लेते हैं कि ये वाला मेरा है, तुरंत चुन लेते हैं, और अपने भीतर की हिंसा को दूसरे के शरीर के बॉडी के माध्यम से फलित होते हुए देखते हैं। ये हिंसा हमारे भीतर की हिंसा, हमें देखने में जो मजा आता है, एक साइकी है, हमें लड़ाई को देखने में मजा आता है। और यह हमारे समाज के जो वर्गीकरण किया गया, हमें शोषण करने में मजा आता है। अजय प्रसाद द्विवेदी जब कह रहे थे कि भारतीय समाज में सबसे छोटी जात भी अपने से छोटी जात खोज लेती है, तो दरअसल ये बहुत पहले का स्ट्रक्चर है, और इसमें हमें बहुत मजा आता है। हमें नीचा दिखाकर हम अभी इतने भी सभ्य नहीं हुए कि बराबरी के बारे में मौलिक ढंग से सोचें कुछ। वो आदमी जो आपसे मिलता है और गले लगा लेता है, आप उसे तुरंत जज कर लेते हैं, अरे ये तो नए मिजाज का शायर है, फासले से मिला। तो फासले से मिलना है, और फासले से मिलने को ताकत के रूप में देखते हैं। वो थोड़ा कम मुस्कुराए, इस तरह की देवी जी की कविता है, देवी प्रसाद की। उसने पहली बार कहा उसने दूसरी बार भी कहा उसने तीसरी बार भी कहा वह जो ताकतवर था उसे जरूरत नहीं थी एक पूर्ण मानवीय वाक्य की। जो ताकतवर है वो भाषा पे भी कब्जा कर देता है। हमारी भाषा की, मैं कह रहा हूँ, बहुत तहे हैं हमारी भाषा में, बहुत तहे। मैं अभी एक कविता, जो कविता मैंने पढ़ी, इसमें नहीं, एक कविता में मैंने बौनेपन का इस्तेमाल किया। जी बौनेपन को एक नकारात्मक सेंस में इस्तेमाल किया। अभी जब पलट के देखा मैंने, तो पहले कविता है, बौनापन नकारात्मक क्यों है भाई? नकारात्मक है उसमें उसका क्या योगदान है? उसने कोई लेटर तो दिया नहीं था कि ये बनाने वाले मुझे तुम बौना बनाना, ऐसा लेटर तो दिया नहीं था उसने। वो बौना हो गया, उसकी वो शारीरिक संरचना है। लेकिन अब देखे कि हम भी नहीं सचेत होते। मैं एक कविता मैंने लिखी, और फिर एक दिन, उसमें एक पंक्ति आई कि जल दस्यु एक शब्द आया,
दस्यु डाकुओं के सेंस में आया, डकैत के सेंस में आया। बाद में मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो दस्यु जो शब्द है वो दास से बना है। दास परंपरा में, यानी दास का जो पूरा सिस्टम था, गुलाम दासों का, उसमें जो विद्रोह करता था, जो दास विद्रोह करता था, उसे भाषा ने दस्यु कहा। वो तो विद्रोही है, वो तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और हमारी भाषा ने कैसे उसे एक नकारात्मक। मैं अपनी ही कविताओं को देखकर इसीलिए कह रहा था कि कुछ साल और रुक गया तो सारी कविताएं बाहर कर दूंगा। आपने अपनी एक कविता में मुसहर को हाँ, वाली में हाँ। बाद में करेक्ट, आई डोंट नो करेक्शन था या आपका रियलाइजेशन था, बाद में मनुष्य कहना ज्यादा उसे मुनासिब। नहीं, वो वैसे ही है, उसमें और दोनों हैं, वो वैसे ही है, और वो वही बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, उसमें मुसहर भी है और मनुष्य भी है। अखबार जो कहता है कि मुसहर भूखे रह गए, अब देखें कि जैसे मुसहर भूखे रह गए, ये अखबार के लिए एक खबर है, भाई मुसहर भूखे रह गए। हमारे पास इतनी विनम्रता नहीं है हमारी भाषा में कि इतना कह सके, और हमारी भाषा इतनी कमजोर है कि हम जब तक उसे कास्ट में नहीं देख पा रहे हैं तब तक वो प्रभाव नहीं महसूस कर पा रहे हैं। हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई एक मनुष्य भूखा रह गया, ये तो सभ्यता के लिए अपमान की बात है। हमें मुसहर कहना पड़ रहा है, ताकि आपने एक जगह पे कहा, सॉरी, आपने एक जगह कहा है ना कि मैं एक ऐसे मनुष्य की तलाश में हूँ, हाँ, जिसे मैं मनुष्य कह के पुकारूं और पलट कर जवाब पलट कर दूं। जवाब दूं। मैं उसी बात का एक्सटेंशन है। मतलब कैसा समय आ गया कि मतलब मैं अगर पुकारूं ए मनुष्य, तो भीड़ में कोई नहीं पलटता है। क्या आप मनुष्य नहीं? एक अच्छे समाज में तो सबको पलट कर देखना चाहिए था, लेकिन कोई पलट के नहीं देखता। ये एक त्रासदी के रूप में दिखा मुझे। वो कितने फूल थे उसमें, एक कविता में जिन फूलों के नाम हम नहीं जानते थे उन्हें फूल कहकर पुकारते थे। मैं सोचता था काश मनुष्यों के साथ भी ऐसा हो। वाह, बहुत सुंदर। फूल को तो हम फूल को तो पुकार दे रहे हैं। वो जो अभी हम लोग बाहर हिंदी गजल पर बात कर रहे थे, वो वैसी ही एक और रवायत है जो धीरे धीरे बढ़ी, और मुझे लगता है कि ये भी 80 के दशक की बात है कि हमने दलित विमर्श शुरू किया, हमने स्त्री विमर्श शुरू किया, हमने आदिवासी विमर्श शुरू किया हमने। तो ये इसलिए मैं अभी हम लोग मनुष्य वाले मसले पर बात कर रहे थे। हम क्यों इस तरह के विशेषण या इस तरह के टैग्स के बगैर रचनाकारों पर बात करने में हमें कैसा संकोच है दरअसल, या इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी आखिर? और ये भी कि वो मतलब बहुत उसका दायरा बड़ा हुआ, लेकिन उस टैग में तो उसे छोटा ही करने की कोशिश की गई होगी, तभी उस टैग की अलग से जरूरत पड़ती है। वो रचनाकार नहीं है, वो साहित्यकार नहीं है, वो कवि नहीं है, वो दलित लेखक है, वो आदिवासी कवि है वाला। तो इस पर जरा सा बताइए। मैंने शुरुआत में बोला कि हमारा समाज वर्गीकरण में बहुत भरोसा रखता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि उसके बराबर में कोई बैठे। तो हिंदी लिटरेचर, हिंदी एकेडमियाँ लगभग अभी तक, लंबे समय में क्या कहूँ, अभी तक वह प्रभु वर्गों के हाथ में। जो जातियां ताकतवर थी, जिनके पास कल्चरल कैपिटल था, उनके हाथ में था। लेकिन धीरे धीरे क्या संवैधानिक सहारा पाकर बहुत सारे दूर दराज के कवि, दूर दराज मतलब दूसरी भाषा के, दूसरे क्षेत्र के, दूसरी जात के कवि आने लगे, रचनाकार लेखक आने लगे। ये चीज हिंदी एकेडमी अब कम से कम हिंदी के ठेकेदारों को बर्दाश्त नहीं होती। देखिए, उन्होंने कहा कि ये तो दलित कवि, ये तो आदिवासी कवि, ये तो स्त्री कवि हैं। आप क्या है? आप तो मुख्य धारा ऐसा बोल रहे हैं जैसे आप एकदम नदी के बीच में खड़े हैं, बाकी सब किनारे किनारे। ऐसा तो हो नहीं सकता। आप उन्हें कवि नहीं कह पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि कवि कहेंगे तो हमारी जमीन कम हो जाएगी, बराबर हो जाएगी और कम हो जाएगी, हमारी जमीन तो ठीक रहेगी। मतलब अगर वो दलित है, वो स्त्री है, वो आदिवासी है, आप कौन? आप अपनी पहचान भी तो बता दीजिए। आप अपने आप को तो ब्राह्मण कवि नहीं कहते, आप नहीं कहते, जातियों से पहचान नहीं करते। लेकिन वो जो आ रहा है उसकी जातियों से पहचान करते हैं।
मतलब जो मुख्य समस्याओं पे बात कर रहा है वो मुख्य धारा में नहीं है। ये बहुत दिलचस्प मुख्य धारा पे मैं लगातार सोच रहा हूँ और लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत दिलचस्प है, मुख्य धारा की पूरी बनावट ही बहुत दिलचस्प है। उसमें आप कितने भी महत्वपूर्ण तो हुए, आपको आपकी जातीय पहचान से याद दिलाया जाएगा कि आप फलाने कवि। मतलब मैंने कभी अपने आप को इस प्रेम में देखा नहीं, हालांकि मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरा जो सोशल लोकेशन है, मैं तो मानता हूँ कि हर रचनाकार का सोशल लोकेशन बहुत जाहिर होना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि कहाँ से लेकर आ रहा है चीज़ों को। तो लेकिन मैंने कभी इस तरह से नहीं कहा। हमारे ही समकाल में हमारी ही उम्र के आलोचक भाई लोग जो थे, भाई लोग बम्बैया भाई लोग, तो हाँ बम्बैया भाषा में भाई लोग, वो बार बार मुझे या पराग को या अनुज लुगुन को बाद में आदिवासी कवि कह रहे हैं, दलित कवि कह रहे हैं। मैंने कई बार पूछा भी है और कई बार पूछता रहूँगा। आप मुझे वो मानक बता दीजिए जिसपे आप मुख्यधारा के कवि हैं और ये दलित कवि है, एक आदिवासी कवि है, स्त्री कवि। भाई ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर इन कवियों ने नहीं लिखा? कैसे कैसे खतरे उठाए आप नहीं जानते? मतलब एक आदिवासी समाज से आने वाला व्यक्ति अगर भाषा तक पहुंच रहा है, रचनात्मकता के कुछ हिस्से को छू रहा है वो, तो आपको अंदाजा भी नहीं है कितना मुश्किल काम है लिखना। मतलब बनारस में रहते हुए हमने कैसे कैसे नुकसान उठाए, लगातार उठा रहे हैं। वो किसी भी इंटरव्यू में जाइए, ब्लैक लिस्ट में नाम रहता है, 2 लिस्ट आती है। एक होता है जिसका सिलेक्शन करना है, एक होता है जिसका नहीं करना है। तो नहीं करने वाले में हमेशा रहता हूँ, उसमें हमेशा सिलेक्ट होता हूँ। इसका नहीं करना है। तो ये खतरे हैं, और जो खतरे उठा रहे हैं आप उन्हें कैटेगराइज कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी जमीन छोटी होती दिखाई दे रही है। अभी हम लोग आखिरी सवाल, हाँ, आखिरी नहीं, सवाल, नहीं, हम लोग चाहे तो चाय पी लें, आखिरी उसके बाद- सवाल, हाँ, आखिरी इसके बाद करें। और वो ये कि आपने कहा कि कवि अपनी कविता से क्या चाहता है, तो हम विहाग से पूछते हैं कि आप अपनी कविता से क्या चाहते हैं? मैंने अभी बीच में कहा कि हम बहुत बड़ी योजना के बहुत छोटे से पुर्जे हैं। अब चाहे जितना ग्रेट हो जाए, कोई भी रचनाकार चाहे जितना ग्रेट हो जाए, वो बहुत बड़ी योजना है। बहुत सारे मनुष्य मिलकर जैसे एक किला बनाते हैं कई सालों में मिलकर, वैसे बहुत सारे रचनाकार मिलकर कुछ वैल्यूज को डेवलप करते हैं, कुछ मूल्य को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। हम सब उसमें लगे हुए हैं, हम सब उसमें कल पहुंचे। मेरी कोशिश है, छोटी सी कविता याद आई, शैली। मैं जीवन को ऐसे जीना चाहता हूं जैसे मेरे कवि ने जी है भाषा। कोई भी एक शब्द उठाकर उसे सुंदर वाक्य में बदल दिया और ध्वनियों को बनाए रखा हमेशा न्याय, प्रेम और समानता का पक्षधर। तो हमारी सारी लड़ाई है कि हम अपने जीवन में इसके करीब जाएं। मतलब मैं ये नहीं कहता, प्रेम एक बड़ा मूल्य है हमारे जीवन में, और सबसे प्रेम मतलब जो स्त्री पुरुष प्रेम है, पुरुष पुरुष प्रेम, स्त्री स्त्री प्रेम, जीवन से प्रेम है, दुनिया से प्रेम है, वो एक बड़ा मूल्य है। समानता एक बड़ा मूल्य है, और मैं तो पहले समानता को मानता हूँ। बिना समानता के प्रेम मुमकिन है नहीं। तलवार की नोक पर आप प्रेम, आप अपनी पत्नी को ये नहीं कह सकते कि सुनो पत्नी आज तुम्हें मुझे प्रेम करना होगा, नहीं, प्रेम नहीं पाएंगे आप, पा ही नहीं सकते। तो आप पत्नी से कहिए या समाज से कहिए कि सुनो आज चलो हमारा तुम्हारा एक थाली पे एक मेज पे बैठ खाएंगे और हम तुम बराबर हैं। आज आपने जब कहा ना उससे सुनो, तो आपके लहजे में था वो गैर बराबर, वो कभी बराबर नहीं। वो एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, उसमें मकबूल नाम का कालीन भैया हैं, तो वो कहते हैं मैं मकबूल को खाने पे पूछकर उनकी मान रख लेता हूँ, मकबूल मना कर कर मेरी मान रख लेता है। अब देखिए कि उस क्लास डिफरेंस को बनाए रखने के लिए हमारा सिनेमा हमारी ही भाषा में कितने महीन ढंग से काम कर रहा है। एक वैल्यू डेवलप कर रहा है कि वो जो घर का नौकर है वो खा नहीं सकता, और इस रवायत को जारी रखना चाहिए कि मालिक जो है एक ओढ़ी हुई विनम्रता को टेस्ट करेगा। हाँ, और उसका कर्तव्य है कि वो मना करे, इस गैर बराबरी को
जारी रखा